आज का क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे इकोलॉजी में। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल इकोलॉजी कंप्लीट किया, फिर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पहुंच गए। पॉपुलेशन इकोलॉजी हमने देखा किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को 4 फैक्टर चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर मैंने बताए थे? मैंने बताया था नेटिलिटी, एक्चुअली ये बर्थ होता है। किसी भी जगह पर अगर नया कोई जन्म होता है तो वो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। एक होता है मोर्टिलिटी, ये डेथ होता है, ये पॉपुलेशन को कम करता है। एक होता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन अगर कोई बाहर से आ जाता है, पॉपुलेशन में शामिल हो जाता है तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी। एक होता है इमाइग्रेशन, अगर कोई पॉपुलेशन को छोड़ के चला जाता है तो हमारी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन हमारी कम हो जाएगी। तो 2 फैक्टर आपके पॉजिटिव थे, 2 फैक्टर नेगेटिव थे। किसी भी नई जगह अगर कॉलोनी डेवलप हो रही है तो वहां इमाइग्रेशन ज्यादा प्रभावशाली होता है। और एक नॉर्मल अगर पॉपुलेशन की बात करते तो वहां नेटिलिटी ये ज्यादा रेस्पॉन्सिव होती है। खास तौर पे ये फैक्टर दोनों, ये इनका ही प्रभाव देखने को मिलता है पॉपुलेशन की साइज पर। और एक नई कॉलोनी अगर किसी नए एरिया में डेवलप हो रही है तो इनका प्रभाव ज्यादा स्पीड से देखने को मिलता है। ये हमारा कल हुआ था पॉपुलेशन इकोलॉजी। आज हम बात करेंगे ग्रोथ मॉडल्स की। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? ग्रोथ मॉडल्स। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ मॉडल्स। आपको अगर क्लास 11th का एक टॉपिक याद है जहां पर हमने प्लांट ग्रोथ को देखा था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके एक चैप्टर था क्लास 11th में। वहां हमने देखा प्लांट के अंदर ग्रोथ जो होती है या तो वो एरिथमेटिक होती है या फिर वो जियोमेट्रिक होती है। जियोमेट्रिक अगर केवल कुछ सेल डिवीजन करती रहें और बाकी की परमानेंट में चेंज होती जाए तो ओरिजिनल साइज में प्लस प्लस करके कुछ नंबर ऑफ नई सेल बढ़ती चली जाती है। प्लस फिर बढ़ेगी, फिर प्लस। तो यहाँ ये प्लस वाला जो कंसेप्ट है वो एरिथमेटिक ग्रोथ था हमारा। हाँ, जियोमेट्रिक में क्या था? जस्ट डबल होती चली जा रही थी सेल। ये थी मल्टीप्लाई विद 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई विद 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई विद 2 हो गया। जैसे एक जाइगोट था, जाइगोट एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल बनी। ये आपका जियोमेट्रिक था। मल्टीप्लाई वाला फंक्शन प्लांट की ग्रोथ में केवल अर्ली स्टेज में पाया जाता है जब वो जाइगोट फॉर्म में होता है। बाद में तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? एरिथमेटिक ग्रोथ करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ सेल परमानेंट में चेंज हो जाएंगी, केवल कुछ सेल उसमें डिवीजन करके नई नई सेल बढ़ाती जाएंगी, प्लस करती जाएंगी। तो ये हमारा प्लांट ग्रोथ था। यहां हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे पैटर्न शो करती है, हम वो पैटर्न की बात करेंगे। क्या पैटर्न दिखाई देता है पॉपुलेशन जब ग्रो करती है तो? ठीक है, तो ग्राफिकल पैटर्न हमको यहां पे देखना है। तो पॉपुलेशन में जो नाम यूज किए गए हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये बिल्कुल वही ग्रोथ है जो आपकी जियोमेट्रिक ग्रोथ था क्लास 11th में। वहां पे हम प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे थे, जियोमेट्रिक बात की थी। यहाँ कुछ न कुछ डबल होता चला जाएगा, हर बार कुछ न कुछ डबल होता चला जाएगा। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल रिप्रोड्यूस। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जो भी नया इंडिविजुअल बन रहा है वो भी रिप्रोडक्शन करेगा, वो भी नया नया बनाता चला जाएगा। तो यहां पर होगा ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करेगा तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। हर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करेगा यहां पर। इसका मतलब हर इंडिविजुअल को चांस मिलना चाहिए रिप्रोडक्शन का।
इसका मतलब हर इंडिविजुअल सरवाइव करना चाहिए उस जगह पर, उस लोकेशन पर सरवाइव करना चाहिए। इसका मतलब हर इंडिविजुअल वहां फिट होना चाहिए। हमारे डार्विन ने बोला था फिट वही होता है जो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी फिट इन दैट पॉपुलेशन, तब ही वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करके और नई नई पॉपुलेशन, नए नए इंडिविजुअल बना पाएगा। लेकिन हमारी नेचर क्या बोलती है कि जो भी नई पॉपुलेशन के नए इंडिविजुअल बन रहे, ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो फिट होता है केवल वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट होता है वो तो बेचारा मर जाता है, वो थोड़ी बना पाएगा अपना नया पॉपुलेशन। आखिर ये नेचर ने ये सिलेक्शन का काम किया, ऐसा क्यों किया? अगर हर इंडिविजुअल को हर रिसोर्सेज उपलब्ध होता जो उसको चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो वो भी रिप्रोड्यूस करता। यहां पर इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन देखने को मिलते हैं। कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए। क्यों? क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज की कमी होती है। सेम रिसोर्सेज के लिए वो कंपटीशन करेंगे, आपस में स्ट्रगल करेंगे। जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, जो सरवाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा और उससे ही पॉपुलेशन की ग्रोथ दिखाई देगी। अगर मैं आपको एक कंडीशन दूं, सपोज पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें कोई भी रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होगा। अगर कोई एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें कोई भी रिसोर्सेज कभी भी खत्म नहीं होगा, मैं बात करूंगा अनलिमिटेड रिसोर्सेज की। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, कुछ भी चीज खत्म नहीं होगी, तो जो भी नया पैदा होगा, जो भी नया इंडिविजुअल पैदा होगा, उसको सभी रिसोर्सेज मिलेंगे, तो वो भी सरवाइव करेगा और वो भी रिप्रोडक्शन करेगा, वो भी ग्रोथ बढ़ाएगा। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल रिप्रोड्यूस। ये केवल कब कर सकता है? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, जब पॉपुलेशन के अंदर कोई भी कंपटीशन ना हो, कोई भी इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को नहीं मारेगा, सबके पास पर्याप्त जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब अगर उपलब्ध रहेगी, तो हर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और इस टाइप की पॉपुलेशन में जो ग्रोथ दिखाई देगी, वो ग्रोथ आपके लिए दिखाई देगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब हर इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करके पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। ठीक है? क्या नेचर में ऐसी कोई पॉपुलेशन है जिसके हर इंडिविजुअल सरवाइव ही करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या रिसोर्सेज हमेशा अनलिमिटेड पाए जाते हैं? नहीं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। आप कोई भी इकोसिस्टम की बात करो, चाहे आप जंगल की बात करो, चाहे आप तालाब की बात करो, समुद्र की बात करो, ग्रासलैंड की बात करो, कोई भी इकोसिस्टम की आप बात करो, कुछ ना कुछ कंपोनेंट वहां कम हो जाते हैं। जैसे वहां मिनरल्स की कमी हो गई, या फिर सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, या फिर वहां वाटर की कमी हो गई, या फिर वहां और नहीं तो स्पेस की ही कमी हो गई, जगह ही नहीं है वहां पर, उस जगह पर स्पेस की कमी हो गई। कोई ना कोई ऐसी चीज है जो वहां खत्म हो जाएगी, और जो चीज वहां कम हो जाएगी, जिस चीज की कमी होगी, उसी को लेने का प्रयास हर इंडिविजुअल करेगा और इनके बीच में कंपटीशन हो जाएंगे। और जो कंपटीशन में जीतेगा केवल वही ग्रोथ करेगा, बाकी का विलुप्त हो जाएगा। मतलब रियल अगर नेचर में हम जाके बात करते हैं तो केवल कुछ इंडिविजुअल, ओनली फ्यू इंडिविजुअल विच आर फिट, only they will reproduce and they will increase the population. Only they will increase the population. तो रियल में ग्रोथ तो ऐसी ही दिखाई देगी। लेकिन अगर हम एक आइडियल कंडीशन माने, एक आइडियल कंडीशन माने कि काश एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें कोई भी रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड अगर रिसोर्सेज रहेंगे, तब उस पॉपुलेशन का हर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और हर इंडिविजुअल अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल स्पीड से ग्रोथ करने वाली है।
तो हमारा पहला कंसेप्ट तो यही रहेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये इसका मैंने कंडीशन बता दिया, ये केवल तब होगा जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। और जो दूसरा ये वाला जो जहां पर कोई ना कोई चीज की कमी आ जाएगी, यहां पर जो ग्रोथ होगी जो रियल में नेचर में दिखाई देती है, उस ग्रोथ को बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो कुल मिला के पॉपुलेशन की ग्रोथ का डाटा अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हमको दो तरह के ग्राफ मिलते हैं। एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, एक एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ जहां होगी वहां एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, जहां लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी वहां लॉजिस्टिक ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये पॉपुलेशन दो तरह के कर्व बनाती है, दो तरह के ग्रोथ मॉडल हमको दिखाई देते हैं पॉपुलेशन के अंदर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की हम बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल इज ऑफ टू टाइप। पहला हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और दूसरा हो जाएगा आपका लॉजिस्टिक। दोनों में अंतर क्या रहेगा? ये रहेगा जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहेंगे, और लॉजिस्टिक ग्रोथ जब होगा रियल नेचर में, जहां पर रिसोर्सेज बाद में लिमिटेड हो जाएंगे। रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे रियल नेचर में, तो यही पाया जाता है। ये केवल एक आइडियल कंडीशन है। शुरुआत में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे सकती है, लेकिन बाद में जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तब वहां लॉजिस्टिक ग्रोथ ही दिखाई देगी। ठीक है, चलिए तो हम ये बात तो समझ गए। अब इनका थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं और इनका ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। चलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ये बात तो क्लियर हो गया। रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है। जब हर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर इसका अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन, आपके पॉपुलेशन डेंसिटी का मैंने आपको एक सिंबल बताया था। मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन में कितना परिवर्तन होगा? भाई पॉपुलेशन की साइज को हम पॉपुलेशन डेंसिटी से ही तो आइडेंटिफाई करते हैं। तो पॉपुलेशन में कितना अंतर होगा वो डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितना है और कितने टाइम के बाद आप मेजर कर रहे हैं। टाइम और ग्रोथ रेट आप बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की, तो ग्रोथ रेट डिपेंड करेगी पॉपुलेशन की दो फैक्टर पर, वहां की बर्थ रेट पर और वहां की डेथ रेट पर। सिंपल बात है ना, किसी भी पॉपुलेशन में लगातार बर्थ भी हो रहा है और डेथ भी हो रहा है, तो बर्थ रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, डेथ रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी निकलने वाली है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यही निकलने वाली है। अब ये जितना भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हो गई हमारी बर्थ रेट या डेथ रेट, जिसे हम बोल सकते हैं आर क्या हो गया? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट हो गया। इस स्पीड से ओरिजिनल इंक्रीजमेंट हो रहा है, इस स्पीड से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसमें से बर्थ रेट और डेथ रेट हमने दोनों निकाल दिया। ओरिजिनल यही हमारी रेट है जिससे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। कितने टाइम के लिए बढ़ने वाली है? मल्टीप्लाई विद टी। समझ में आया? रेट और टाइम दोनों आपको याद रखना है। अब जब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम करते हैं, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारे पास n है, तो पॉपुलेशन में कितना अंतर आएगा? मैंने बोला कितना अंतर आएगा। अगर मान लीजिए ये पॉपुलेशन आज 100 है तो कितना अंतर आएगा? मान लीजिए 120 हो जाएगा तो अंतर कितना आएगा? 20 टी टाइम के बाद कितना अंतर आएगा? इसको मैथमेटिक्स में कैसे निकालते हैं हम लोग? हम इसको निकालते हैं dn/dt। ये पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस आएगा, कितने टाइम में अंतर आएगा, dn, डेल्टा, इसको हम यूज करते हैं dn/dt। कितना अंतर आएगा पॉपुलेशन में
कितने समय में आएगा, इज इक्वल टू ये रहेगा आपका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई विद एन। ये टाइम का फंक्शन यहां चला गया, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन में इस स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो जिस स्पीड से ये बढ़ रही है। ये स्पीड है, रेट है, ध्यान देना, ये ग्रोथ रेट है। इसको आप dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन, इसको याद करने में क्या प्रॉब्लम है बताओ तो? कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, ये क्या है? डिफरेंस इन द पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर टाइम। लेकिन आप बोले नहीं सर, हमको तो ये बताओ एक टी टाइम के बाद फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। आप तो हमको टोटल ये निकाल के बताओ कि इतने समय के बाद, इतने बढ़ने के बाद इतनी हो जाएगी, ये वाली बताओ सर हमको। तो भैया इसका लॉग निकाल लो आप। लॉग निकालोगे तो उससे आपका ये निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ये हो जाएगा आपका एन टी इज इक्वल टू एन ई की पावर आर टी। ये एन क्या है? ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। आप इसको एन जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं तो एन ही यूज किया है। ये टी टाइम के बाद की फाइनल पॉपुलेशन हो जाएगी, ये इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगी, और ई की पावर आर टी। आर मतलब ये रेट जिससे ओरिजिनल पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो आर इंटू कितने समय के लिए आप मेजर कर रहे हो, पावर टी लगा दो। ये इक्वेशन आपका लॉग फॉर्म में हो जाएगा। ये इक्वेशन बताएगा आफ्टर टी टाइम बाद फाइनल पॉपुलेशन कितनी होने वाली है, और ये आपको dn अपॉन dt ये बता रहा है कि टोटल कितना पॉपुलेशन में चेंज आने वाला है। इसका आंसर आएगा ये 20। इसका dn अपॉन dt कितना आएगा आंसर? 20 आएगा। और इस nt का आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 120। अगर आप ये थोड़ा दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन को समझें तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बहुत दोनों ही सिंपल है। dn अपॉन dt इक्वल टू rn और nt इक्वल टू n0 e की पावर rt। बस ये दो इक्वेशन आप याद कीजिए। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आने वाली है, एक बार फिर से याद कीजिए। dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ये हो गया हमारा पॉपुलेशन में होने वाला डिफरेंस, और इसी का जब हम लॉग फॉर्म निकालते हैं तो फिर ये आएगा आपका एन टी इज इक्वल टू n0 e की पावर आर टी। ये दो इक्वेशन दोनों एक ही चीज है, दोनों को आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब सवाल ये आता है कि सर ये आर क्या है? मैंने बताया था आर इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। रेट है ना कि बर्थ माइनस डेथ, ये ध्यान रखना। ये बर्थ माइनस डेथ नहीं है, ये बर्थ रेट माइनस डेथ रेट है। एन क्या है? ओरिजिनल पॉपुलेशन जो शुरुआत में थी। ये क्या है? पॉपुलेशन में डिफरेंस आफ्टर टी टाइम के बाद, ठीक है। यहां पर क्या है? n0 इनिशियल पॉपुलेशन, nt फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम, e क्या है? लॉग बेस, लॉग बेस है, और r क्या है? वही r मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो r को एक नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजमेंट, नेचुरल इंक्रीज। ये थोड़ा सा पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाई आर। यहां आर क्या है? आर क्या है? एक्चुअल में किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो कब निकलेगी? जब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट हो जाएगा, बी माइनस डी हो जाएगा, तब आर निकलेगा। और आर का वैल्यू, जिसका आर का वैल्यू ज्यादा, मतलब जो ज्यादा स्पीड से पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है वो पॉपुलेशन ज्यादा फिट। जिसका आर का वैल्यू कम, वो पॉपुलेशन उतनी ही कम फिट। जिसका आर ज्यादा होगा वो जल्दी से पॉपुलेशन बढ़ाएगी, जिसका आर का वैल्यू कम होगा वो उतना ही स्लो स्पीड से पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। और आर का वैल्यू मालूम बहुत कम आता है, क्योंकि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट है। और हमने डेथ रेट बर्थ रेट जब पिछले चैप्टर इस टॉपिक में देखा था, तो मान लीजिए
100 आपके लोटस थे, 100 लोटस थे पॉन्ड के अंदर, और हमने एक वीक के बाद जाके देखा, आफ्टर 1 वीक जब हमने देखा तो वो 105 लोटस हो गए थे। तो इसका मान लीजिए बर्थ रेट क्या था, मान लीजिए कोई पेड़ मरा नहीं, केवल रेट हम निकाल रहे, तो रेट कितना था, कितने पौधे इंक्रीज हुए, 5, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 100, कितना वैल्यू आएगा, 0.05, दैट इज द बर्थ रेट। हमेशा ये पॉइंट में ही चलता है ज्यादातर। और अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 पेड़ ये मर भी गए, तो मान लीजिए 2 पेड़ मर गए, तो 100 की पॉपुलेशन में 2 पेड़ मर गए, तो ये आएगा 0.02। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 0.05 माइनस 0.02 इक्वल टू 0.03। इतना ये बस इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ये आर की वैल्यू है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे नॉर्वे रेट का एक एग्जाम्पल दिया। नॉर्वे के अंदर चूहों की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, रेट की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसके लिए आर की वैल्यू कितनी आई थी, 0.015। और ये रेट इतनी ज्यादा है कि वहां चूहों ने आतंक मचा दिया था नॉर्वे के अंदर। वहां पे तो गवर्नमेंट को चूहे पकड़ने का काम पब्लिक को देना पड़ा कि जितना चूहे तुम पकड़ के लाओगे उतना पैसे हम आपको देने वाले हैं। चूहे पकड़ने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। ऐसे ही जो गेहूं के अंदर जो कीड़ा लगता है, घुन लगता है और हमारे गेहूं को एकदम खराब कर देता है, फास्ट स्पीड से जो ग्रोथ करता है, वो बीटल, वो कीड़ा जो खाता है गेहूं के अंदर, फ्लोर बीटल उसको बोलते हैं। तो फ्लोर बीटल की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लोर बीटल के लिए आर की वैल्यू कितनी आती है, 0.12। ध्यान देना, 1 हो गया ये, तो बहुत स्पीड से बढ़ता है फ्लोर बीटल, आप देख सकते हैं कितना। तो हम ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन के लिए भी निकाल सकते हैं आर की वैल्यू। आर की वैल्यू जो हमने इंडिया में निकाली ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन के लिए 1981 में, जब हमने ह्यूमन बींग्स के लिए आर की वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू थी हमारी 0.0205। और आप देख सकते हैं कि 1981 के बाद हमारा इंडिया कितना स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल यहाँ रिप्रोडक्शन कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा वो जो आपका डार्विन वाला चैप्टर था, फिटेस्ट विल सर्वाइव, अगर हम फिट होने की बात करें तो क्या हम आर से फिटनेस को डिफाइन कर सकते हैं? जिसकी आर की वैल्यू मान लीजिए 0.5 और किसी की आर की वैल्यू 0.05, विच स्पीसीज इज मोर फिट इन द नेचर? भाई ये वाली स्पीसीज ज्यादा फिट होगी ना। या तो आप बोल सकते हैं एच पर डार्विन कि फिट वो है जो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करता है, या आप सीधा सीधा बोल सकते हैं फिट वो है जिसकी आर की वैल्यू ज्यादा आती है, वो ज्यादा फिट होता है, वो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बात है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बहुत तेज स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है। इसको एक कहानी से समझते हैं हम लोग। एक कहानी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एक कहानी आपके बुक में दिया है। तो देखिए कहानी समझिए आप। एक आपका राजा था, किंग, और उसका एक मंत्री था, मान लीजिए कोई मिनिस्टर था उसका। इन दोनों के बीच में शर्त लगी कि चेस में कौन जीतेगा। तो राजा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि चेस में मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। उसने मिनिस्टर के साथ शर्त लगाई कि अगर तुम मुझे चेस में हरा दोगे तो जो मांगोगे वो मैं दूंगा। मिनिस्टर ने बोला, महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वैसे जीतने के चांस मेरे ज्यादा हैं, फिर भी अगर आप जीत गए तो आप मांगिएगा, अगर मैं जीतता हूं तो मैं तो केवल इतना चाहूंगा कि आपका ये जो चेस है, इस चेस में 64 खाने बने हैं। कितने बने हैं? 64। भाई ऐसा ही तो होता है, 8x8 का होता है, इधर 8 और इधर 8, टोटल 64 चौकोर होते हैं इसमें। आप महाराज केवल इतना करना कि अगर मैं जीत जाऊं तो पहले खाने में गेहूं का केवल 1 दाना रखना, बस मुझे इतना ही चाहिए। अगले खाने में
इस दाने को मुझे बस डबल कर देना, यहाँ 2 दाने रख देना बस। और ऐसे करते करते यहाँ 2 हैं, अगले खाने में मुझे 4 दाने रख देना बस। महाराज मुझे तो इतना सा गेहूं दे देना, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा चेकर बोर्ड भर के दे देना बस। राजा को लगा क्या मिनिस्टर है यार, मैं तो इतना लंबा चौड़ा इसको देने वाला था, कुछ नहीं गेहूं के दाने मांग रहा है, कोई बात नहीं। शर्त हो गई, गेम खेले और बाई चांस राजा हार गया। राजा हार गया तो राजा को बोला चलो ठीक है, 1 आध बोरी गेहूं लाओ, इसको दाने रखना शुरू करो। क्या दिक्कत है, गेहूं तो लेगा। अब राजा ने इसको भरना शुरू किया, इधर 1 दाना, फिर 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, ये सब दाने लेना है। और इतना करते करते जब लगभग आधा चेकर बोर्ड भरा, राजा का अनाज कम पड़ना शुरू हो गया। राजा को लगा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं अगर पूरे साम्राज्य में से भी गेहूं कलेक्ट कर लूं तो भी इसको नहीं भर पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां मान लीजिए 100 बोरी हो गई तो यहां 200 बोरी और चाहिए, और अगले खाने को भरने के लिए 400 बोरी और चाहिए, और अगले खाने को भरने के लिए 800 बोरी और चाहिए। इतना गेहूं तो मैं ला ही नहीं सकता, मैं दे नहीं सकता। उसको एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती हो गई ये शर्त लगा के। मैं जिस शर्त को बहुत छोटी सी समझ रहा था वो बहुत बड़ी निकली। ये है एक्सपोनेंशियल की पावर। अगर आप यकीन मानिए एक हाइड्रा है या एक अमीबा है, अगर वो जिस तालाब में है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अगर ये लगातार बढ़ता चला गया तो बहुत कम समय में पूरा तालाब भर देगा और इसको जगह नहीं बचेगी। अगर इसको जगह मिलती जाएगी तो पूरा ये हाइड्रा बहुत कम समय में इसको पूरा कवर कर लेगा। जो बाइनरी फिजन करता है ना, बाइनरी फिजन एक्चुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। लेकिन वो तो शुक्र है कि कुछ और बाकी के फैक्टर हैं जो इनको खाते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, इनको मिनरल्स की कमी हो जाती है, ये कोई ना कोई प्रीडेटर या पैरासाइट इनको प्रभावित करता है, और अल्टीमेट तालाब में पानी की कमी हो जाएगी या जगह की कमी हो जाएगी, कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी जो इस ग्रोथ को कंट्रोल कर लेगी। नहीं तो ये पूरी धरती को भर लेता अकेला अमीबा। अगर इसको हर चीज मिलती चली जाती तो ये पूरा अर्थ स्पेस उसको कवर कर सकता था। हमारा एलिफेंट की बात करते हैं, कितना बहुत सालों में जाके वो बच्चा पैदा करता है। लेकिन अगर हर बच्चा ही बच्चा पैदा करना शुरू कर देता तो हाथी ही हाथी हो जाते पूरी दुनिया में, चाहे वो कितना भी स्लो स्पीड से क्यों ना करता हो रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर हर एक इंडिविजुअल्स को, हाँ वो तो बढ़िया है कि नेचर किसी को मार देती है, किसी को बीमार कर देती है, किसी को भूकंप से खराब कर देती है, किसी को बाढ़ में डुबो देती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, बहुत कुछ कंट्रोल होता रहता है। हाँ, ये एक्सपोनेंशियल कोई कर ही नहीं पाता। कुछ न कुछ चीज की कमी आएगी, कुछ न कुछ चीज के कारण रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और वो इंडिविजुअल मैक्सिमम रिप्रोड्यूस वो पॉपुलेशन नहीं कर पाती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई। मुझे लग रहा है आपको एक्सपोनेंशियल की पावर समझ में आई होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, और खास तौर पे आपको पावर समझ में आई होगी आर की। अगर आर की वैल्यू में 1 कर देता हूं तो इंडिया की पॉपुलेशन का क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, तो आर बहुत बड़ी चीज होती है। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ये होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ माइनस डेथ नहीं है, ध्यान देना, बर्थ माइनस डेथ नहीं है, ये बर्थ रेट माइनस डेथ रेट है आर। तो एक्सपोनेंशियल का चलो ग्राफ बना के देखते हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनता है जे शेप का, जे शेप का ग्राफ बनता है। शुरुआत में आपका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 100, फिर तो एकदम से ये सीधा 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 जस्ट डबल 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 इस तरह का एक जे शेप का कर्व बनता है। और इस कर्व के आगे हम लिख सकते हैं dn/dt = Rn। ये कर्व समझ में आया?
जस्ट डबल 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 डबल, ये एकदम से डबल होना शुरू करता है, ग्राफ एकदम लगभग सीधी लाइन आ जाता है। ये आपका dn/dt किस ग्रोथ के लिए है? ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ केवल एक आइडियल कंडीशन है। ये केवल तब पॉसिबल है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन नेचर में ऐसा कोई भी इकोसिस्टम नहीं है जहां रिसोर्सेज हमेशा अनलिमिटेड पाए जाएंगे। कुछ ना कुछ चीज की कमी आ जाएगी, और जब कमी आएगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक जाएगी, और वहां पर दिखाई देगी आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो बस अगला टॉपिक लॉजिस्टिक ग्रोथ और हम कंप्लीट करेंगे। नंबर 2 हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ। कब होगा? लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए, ये एक पैट्री डिश है, इसमें आपने कल्चर मीडियम भरा और इसमें एक बैक्टीरिया छोड़ दिया। बैक्टीरिया इससे न्यूट्रिशन लेगा, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे। या तो इसमें न्यूट्रिशन कम पड़ना शुरू हो जाएगा, या फिर इस पेट्री डिश में और कोई जगह बची नहीं जहां नए बैक्टीरिया और आ सकते हो। तो यहां या तो स्पेस की कमी आ जाएगी या फिर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, और वो जब कमी हो जाएगी तो उससे ज्यादा और फर्दर पॉपुलेशन का बढ़ना संभव नहीं होगा। नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज मोर पॉपुलेशन, नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज मोर पॉपुलेशन। एक मैक्सिमम लिमिट आने के बाद अब वहां संभावना ही नहीं बची कि और आए। 1000 हो गए, अब 1001 भी नहीं हो सकते क्योंकि यहां जगह नहीं बची। ये कंडीशन हो जाती है। तो इस पॉपुलेशन के लिए मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है इस पूरी पॉपुलेशन की? वो है 1000। 1000 बैक्टीरिया से ज्यादा नहीं आ सकते इस पेट्री डिश में। So that is the maximum carrying capacity, maximum carrying capacity, carrying capacity। हर एक पॉपुलेशन की एक मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरी CARRY, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होती है। उस कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा और पॉपुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हर पॉपुलेशन के अंदर ये फैक्टर काम करता है, और इस फैक्टर को हम बोलते हैं के मतलब के से और ज्यादा अब पॉसिबल नहीं है पॉपुलेशन उस जगह पर, उस एरिया में। मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में शुरुआत में तो पूरी जगह खाली थी, आपके 100 प्लांट थे, 100 से 200 हो गए, 200 से 400 हो गए, 400 से 800 हो गए, 800 से 1000 हो गए, 1000 से 2000 भी हो गए। अब जगह ही नहीं बची और नए पेड़ कहां से लगाओगे? अब जगह ही खत्म हो गई। नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज मोर देन 5000 ट्री। 5000 से ज्यादा अब एक भी पेड़ इसमें नहीं जाएगा, जगह ही नहीं है, कोई उग ही नहीं सकता इससे ज्यादा। तो हर पॉपुलेशन के लिए, एक पॉन्ड की बात करें, पॉन्ड में फिश की बात करें, फिश कितनी है? मान लीजिए 5000 के बाद तो पॉन्ड में अब कोई जगह नहीं बचेगी ना कि वहां फिश और ज्यादा ग्रो कर सकें। कोई ना कोई चीज की कमी आ जाएगी, चाहे स्पेस की कमी आए, चाहे मिनरल्स की कमी आए, चाहे सनलाइट की कमी आए, चाहे सॉइल की कमी आए, कुछ ना कुछ कमी आएगी, और वो कमी आने के बाद पॉपुलेशन की साइज में इंक्रीजमेंट होना पॉसिबल नहीं होगा। तो जब वो पॉसिबल नहीं होगा, वहां पर मैं बात कर रहा हूं कि यहां जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं, नेचर में यही टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, और एक मैक्सिमम पॉपुलेशन के बाद फर्दर इंक्रीजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये केयरिंग कैपेसिटी फंक्शन काम करता है हर पॉपुलेशन में। तो इसका फिर मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा? मैथमेटिकल इक्वेशन हमारा क्या था? पहले तो ये देखो, हमारा था dN/dt = Rn, यही तो था। अब बस इसमें कैरिंग कैपेसिटी का फंक्शन लगाना है। कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कैरी कितना कर सकता है? मान लीजिए K कर सकता है,
उसमें से आज की तारीख में कितना पॉपुलेशन है, मान लीजिए n है, और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, ये कंसेप्ट आप लगा दीजिए। मैक्सिमम ये ज्यादा होता है, ध्यान देना, ये मान लीजिए 5000 की कैपेसिटी है, आज मान लीजिए केवल 1000 है, 5000 की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो 5000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 5000, इससे ज्यादा और पॉसिबल नहीं है, ये आएगा 4000 डिवाइडेड बाय 5000, ये आ जाएगा 0.8। अगर इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो 0.8, बस आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ बन गया। ये क्या बन गया, लॉजिस्टिक ग्रोथ बन गया। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। अब आपको मल्टीप्लाई करना है k माइनस n डिवाइडेड बाई k, बस ये इक्वेशन याद करो, आपको याद हो भी गई होगी, वो एकदम पक्का याद हो गई होगी। कैरिंग कैपेसिटी कंसेप्ट याद रखना है लॉजिस्टिक ग्रोथ में। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, अ मैक्सिमम पॉपुलेशन विच कैन बी होल्ड बाय दैट इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम, एक जगह, एक प्लेस जहां पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है पॉपुलेशन को होल्ड करने की, वो के कहलाता है, कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो के इज द कैरिंग कैपेसिटी। आर क्या है, आर तो वही है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब बाकी आपका ये फॉर्मूला निकल ही गया है। इसमें जो कर्व बनेगा, वो कर्व आप थोड़ा समझिए, कर्व कैसा बनेगा। ये आपका हो गया ग्राफ, इधर हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, और इधर हो गया आपका टाइम टी, कितने टाइम में कितनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। तो शुरुआत में जब रिसोर्सेज उसके पास है, जैसे पेट्री डिश में शुरुआत में आपने एक बैक्टीरिया डाला, 1 से 2 हो गए थे, 2 से 4 हो गए थे, तो जस्ट शुरू में तो वही चलेगा आपका, ये वाला बढ़ते जा रहे, लेकिन इस पॉपुलेशन के लिए ये लिमिट हाईएस्ट है, इतनी पॉपुलेशन से ज्यादा अब नहीं हो सकता। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद फिर ये सीधी लाइन हो जाएगा। That is the maximum population which can be held by that ecosystem. That is the K. ये क्या है, ये K है। इतनी पॉपुलेशन से ज्यादा और संभव नहीं है पॉपुलेशन पहुंचना। फिर K पर जाने के बाद ये स्टेबिलिटी शो करेगा, ये ग्राफ आपका बनने वाला है। तो यहां पर हमने क्लास 11th में भी देखा था, शुरुआत में ये जो फेज होती है, जब धीरे धीरे वो बढ़ता है, इसको हम लैग फेज बोलते हैं, लैग फेज। इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। और ये आपका स्टेशनरी फेज हो जाएगा, स्टेशनरी फेज। और यहां पर ये जो कर्व बना, ये वाला जो कर्व बना, इसको बोलते हैं एस कर्व, एस कर्व, या इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। तो पॉपुलेशन के लिए 2 टाइप के कर्व बनते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के जब हम मॉडल बनाते हैं तो 2 टाइप के बनते हैं, एक तो जे शेप कर्व बनता है, इसको बोलते हैं जे शेप, और एक बनता है एस शेप, एस को क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व। ये इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमको, ये किसका लिए है, ये है dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, और यहां कंसेप्ट लगा दो k माइनस n डिवाइडेड बाई k। बस मैक्सिमम ये कैरिंग कैपेसिटी का आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर ये फंक्शन नहीं लगाया तो फिर तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये कैरिंग कैपेसिटी लगा दीजिए, और रियल में हर एक पॉपुलेशन यही होती है, सिग्मॉइड कर्व ही पाए जाते हैं पॉपुलेशन के लिए। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो कितना मिलियन पॉपुलेशन बढ़ाओगे, एक टाइम तो आएगा कि कुछ ना कुछ चीज की कमी हो जाएगी और फर्दर पॉसिबल नहीं होगा पॉपुलेशन का बढ़ना। हर कंट्री के लिए, हर स्पीसीज के लिए, कोई भी इकोसिस्टम के लिए कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 100% नहीं हो सकती। शुरुआत में वो हो सकती है, लेकिन बाद में जाकर वो स्टेबिलिटी शो करेगी। क्यों? क्योंकि एक मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पहुंचने के बाद फर्दर ग्रोथ रुक जाएगी। ये आपका बनता है ग्राफ। तो दोनों टाइप के ग्रोथ मॉडल आपको समझ में आए होंगे, दोनों के इक्वेशन समझ में आए होंगे, दोनों के ग्राफ समझ में आए होंगे।
सीबीएसई में सवाल कैसे आता है, सीबीएसई में इस तरह की 2 लाइन बन के आएंगी, ऐसी 2 लाइन बन के आएंगी। आपसे पूछेगा यहां ये पॉइंट क्या कहलाता है, या फिर पूछेगा इसका इक्वेशन लिखो, ये ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, इनको आइडेंटिफाई करो कौन सी टाइप की, किस टाइप की ग्रोथ हो रही है। इधर आपका टाइम टी है, इधर आपका एन है। ये दोनों आपको कैसे भी करके पूछ सकता है, इसका इक्वेशन पूछ सकता है, इसका इक्वेशन पूछ सकता है, इसका नाम पूछ सकता है, इसका नाम पूछ सकता है, के क्या है ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछे। अपने को तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमें तो कोई अब डाउट है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा रहेगा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कल थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी में, अभी हमने इंटरेक्शन तो पढ़े ही नहीं, मेन तो वही है इंटरेक्शन पढ़ना, पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट करती है दूसरे से, ये इंटरेक्शन ही अब इसके बाद शुरू हो पाएंगे। अभी तक तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा था पॉपुलेशन इकोलॉजी का। इंटरेक्शन समझना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये काफी 2 या 3 दिन आपके चलने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इकोलॉजी हमको आराम से समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा भी आ रहा है। आज के लिए बस केवल इतना। ठीक है।